है। आज विशेष दिन है। विशेष दिन यूँ कि आज हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत और ख़ास करके 3 प्रेरणा स्रोत जो अपने आप में पूरे मार्गदर्शक हैं, उनकी रोशनी में आज भी मानवता, राजनीति, समाज, साहित्य हमारा आलोकित हो रहा है। हम बात करेंगे, एक संत हैं 17वीं सदी के संत गुरु घासीदास जी। घासीदास जी का पूरा जीवन समाज के नाम अपना समर्पित था। सतनामी समाज से आते थे। आज हम उनको भी याद करेंगे, आज उनकी जयंती है। और आज ही के दिन भोजपुरी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार, उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन ये उपाधि तो बहुत कम है। शेक्सपियर भिखारी हो सकते हैं कि नहीं, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो भिखारी ठाकुर की आज जयंती है, हम उनको भी सादर नमन करते हैं, सत नमन करते हैं। और हमारे साथ अजीम शायर और अपने तीखे शब्दों से सरल सीधी भाषा में आम आदमी तक पहुंचा देने के लिए अपनी बात जो अद्भुत क्षमता रखते थे, अदम गोंडवी जी। अदम गोंडवी जी की भी आज जयंती है। हम इन तीनों मनीषियों को आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें उनके आशीर्वचन के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ आज प्रबुद्ध पैनल में है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिंदी विज्ञान के आचार्य अनूप वशिष्ठ जी। अनूप वशिष्ठ जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं एक प्रसिद्ध साहित्यकार छत्तीसगढ़ से संजीव खुदसाह जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है संजीव खुदसाह जी। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे बनारस के उदय प्रताप कॉलेज के आचार्य प्राचार्य डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और साथ ही हमारे आएंगे तो करेंगे। तो हम शुरुआत ही चलते हैं छत्तीसगढ़ संत गुरु घासीदास के ऊपर अपनी खास करके टिप्पणी रखने के लिए साथी संजीव खुदसाह जी के पास। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं समझता हूं कि मेरी आवाज क्लियर सुनाई पड़ रही है। बढ़िया बढ़िया सर, बोलिए। जी, गुरु घासीदास जो है वो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर लोग जो है उनसे परिचित होंगे। गुरु घासीदास बाबा का बहुत बड़ा काम है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाहर भी उनका एक काम है, उनकी एक पहचान है। गुरु घासीदास बाबा को यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में देखते हैं, उनको एक चमत्कारिक पुरुष के रूप में भी देखा जाता है और बहुत सारे क्रियाएं और सब चीजें की जाती है। लेकिन जब मैं उनको पढ़ता हूं, उनका अध्ययन करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि ये एक क्रांतिकारी गुरु कहें, संत कहें, ये अपने समय में थे। आप देखिए, अंबेडकर की घटना को आप देखिए, पेरियार की घटना को आप देखिए, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जो कि किसी खास घटना से उनके अंदर बदलाव आया और अपने समाज के उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गुरु घासीदास बाबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। विलक्षण प्रतिभा के तो व्यक्ति थे ही। 1756 में 18 दिसंबर को उनका जन्म हुआ, और जब छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ उस समय पेशवाओं का शासन था, मराठाओं का शासन था उस समय, और जमींदारी, लगान, ये सब को लेकर के बड़ा शोषण था। सामंतवाद का समय था, जातिवाद चरम पर था, और ऊंच नीच भेदभाव की जो स्थिति बहुत खराब थी। लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से कुचले जा रहे थे, जो वंचित समाज के लोग थे। ऐसे समय में बाबा का जन्म होता है और वो बहुत चिंतित होते हैं अपने इस गरीब समुदाय को लेकर के कि भाई
ये भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों ये ऊंच नीच है, क्यों इतना शोषण किया जाता है। और भक्ति भाव के थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर भगवान है सब जगह तो फिर ये भेदभाव तो खत्म हो जाना चाहिए। तो उन्होंने जो है महिमा सुनी उड़ीसा के जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर की, उन्होंने महिमा सुनी और वो सोचे कि वहां जाकर के शायद कुछ रास्ता मिले, और वो गए वहां पर, तो वहां भी उनके साथ भेदभाव। इसी प्रकार से वो ज्ञान की खोज में काशी गए, और भी जो दूसरे बड़े मंदिर जिस समय जो फेमस थे वो गए वहां पर। और इस बीच उन्होंने कबीर, रैदास, गुरु नानक, इन सबको जाना, सुना, समझा। जब वो लौट करके आए तो उनमें काफी बदलाव हो चुका था, और उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, जो चिंतन मनन किया, ऐसा कहा जाता है कि छाता पहाड़ में, जो कि उनकी जन्मस्थली से 10 किलोमीटर दूर है, जंगल है, वहां पर उन्होंने समाधि ली थी, तप किया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं उसको मानता हूं कि वहां चिंतन करने गए थे, वो अध्ययन करने गए थे, ज्ञान अर्जन करने के लिए, मनन करने के लिए गए थे। और वहां पर जाकर के उन्होंने ये पाया कि तर्क क्या है, विज्ञान क्या है, और आडंबर क्या है, ढोंग क्या है, उसके बीच में वो फर्क करना सीख गए। वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे एक तर्कवादी गुरु या कहें संत के रूप में उनकी एक पहचान बनी। और उन्होंने वंचितों से कहा कि जब आपके साथ भेदभाव हो रहा है और ये सुधार नहीं हो रहा है, आप 24 घंटा माला जपते हैं तो भी भेदभाव खत्म नहीं होता है, 24 घंटा मंदिर के आगे पीछे घूमते हैं तो भी खत्म नहीं होता, तो मंदिर में क्या करना जाकर। तो एक प्रकार से मूर्ति पूजा का वो विरोध करते हैं। तो 7 शिक्षाएं उन्होंने दी हैं। तो 7 शिक्षाएं में है, मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना, पशु हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। इस प्रकार की उन्होंने 7 सत्य जो शिक्षाएं दी। वो शिक्षाएं जो है वो एक प्रकार से बुराइयों से बचाने के लिए, और किसी भी कि अपने द्वारा किसी के ऊपर अत्याचार ना हो, इन सबको ध्यान में रख करके उन्होंने की। और उस समय भी उनके परिवार के साथ में अत्याचार हुआ, वो भी उस संघर्ष में शामिल हुए। तो बाबा गुरु घासीदास का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि एक माहौल है, यहाँ पर शांति का माहौल है, सद्भाव का माहौल है। जी तो उस शांति और सद्भाव के माहौल को बनाने में बाबा गुरु घासीदास का बहुत बड़ा योगदान, जी बहुत बड़ी छाप है, आप कह सकते हैं। और जो सतनाम को मानने वाले लोग थे वो किसी जाति समुदाय के नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जातियों के लोग भी जो उनके प्रभाव में आए, और उन्होंने सतनाम जो पंथ है उसको अपना लिया। क्योंकि जी मैंने जैसे इसकी शुरू में आपको बताया कि उनके जो संदेश है उसमें आप गुरु नानक जी का, उसमें रैदास जी का, उसमें कबीरदास जी का और बुद्ध का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो 7 शिक्षा दी है, वो सारे पंचशील में भी मिलते हैं। जी तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जो है, आज से समझ लीजिए कि 300 साल पहले वो शिक्षा दे रहे हैं, वो बता रहे हैं, जाति पाति की बात कर रहे हैं। जिस समय भेदभाव के खिलाफ बोलना एक जुल्म हुआ करता था, जी उस सर। समय वो इस बात को कहते हैं और लोगों को संघर्ष करने के लिए खड़ा करते हैं। तो मेरी नजर में बाबा गुरु घासीदास जो है वो एक बड़े क्रांतिकारी हैं, एक क्रांतिकारी नेता के रूप में मैं उनको देखता हूं। मैं जी उनको सर। एक
जुझारू नेता के रूप में देखता हूं, और वो राह दिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि उनको भले ही आज किसी खास समुदाय का संत कहा जाता है, लेकिन जब वो अब काम कर रहे थे तो वो सारे सब समुदाय के लिए उनका काम था। और वो जी सर। उनके पिता जो थे वो एक वैद्य थे, तो वैद्य का गुण उन्होंने सीखा और उसमें काफी निपुण हो गए, बहुत निपुण हो गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि उनकी दवाई से जो मरणासन व्यक्ति है वो भी जीवित हो गया, तो उसको लोग आश्चर्य के रूप में देखते हैं, लेकिन उसको आश्चर्य के रूप में नहीं देखना चाहिए कि जी उनका एक काम था बहुत अच्छा, कि वो ऐसी दवाइयां बनाते थे जड़ी बूटी से कि वो फायदा करती थी बहुत अच्छे अच्छे से। तो छत्तीसगढ़ जी सर। में बाबा को लेकर के यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी है, गुरु जी घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में है, और काफी उन पे काम भी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। और मुझे लगता है कि और अभी काम होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बातें आई हैं वो श्रुति परंपरा से आई हैं, एक प्रकार से लिखित जी दस्तावेज उस समय का नहीं है। हालांकि लोगों ने सुन सुन करके अपने ढंग से लिखा है, लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ ऐसा दस्तावेज नहीं है, श्रुति परंपरा से आई है, इसलिए और इस पर काम करने की जरूरत है। और मैं तो ये कहूंगा कि उन सारे जो अशिक्षित थे, भले या नहीं पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग ही रहे होंगे, लेकिन उन्होंने पंथी गीत के माध्यम से पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा के उन उपदेशों को उन्होंने संजोया और उसको जी सुरक्षित किया, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, वो संदेश जो है वो आते गया। और आज जो हमारे पास आप देख सकते हैं कि उसी प्रकार से वो संदेश जो है ट्रांसफर होकर के आता है। तो आज हम जब पंथी गीत का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि बाबा के क्या क्या संदेश थे। जी निसंदेह जी उसमें संजय जी। कुछ मिक्स हुआ होगा। जी संजय जी। जी आप कुछ बोल रहे हैं? हम फिर आपके पास आते हाँ हैं संजीव जी, और साथियों का भी कमेंट ले लें और लोगों से, जी फिर जी हम आपके पास फिर आते हैं। हम चलते हैं काशी हाँ हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ जी के पास। अनूप वशिष्ठ जी, खास करके अदम गोडवी जी की जो रचना है और उनकी जो मारक क्षमता है उनकी रचनाओं की और उनके लाइनों की, वो आज के समाज में भी जिस तरीके से तीखा प्रहार करती है अपने व्यंग के माध्यम से और सीधा सपाट तरीके से जो आलोचना प्रस्तुत करती है अपना इन सारे संदर्भों को से आप अवगत कराए। हमारे साथ जुड़ गए हैं धूमकेतु जी भी, आपका स्वागत है, अभिनंदन धूमकेतु जी। अनूप वशिष्ठ जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए जी। जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं अभी। हाँ ठीक है, अब बोलिए। ठीक है सर। ठीक है। जी 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 बोलिए। हाँ आप फिर अनम्यूट हो गए, फिर आप म्यूट हो गए। बस धीरे से एक बार टच कीजिए। हाँ ठीक है, बस आवाज जा रही क्या मेरी? अब आ रही जी, आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही जी, बोले आ रही। आप फिर म्यूट हो गए, आप फिर म्यूट हो गए। बस हाँ ठीक हेलो, है, ठीक है, अब ठीक है, बोलिए। अब ठीक है? जी 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 जी। हाँ नमस्कार जी। तमाम महत्वपूर्ण विभूतियों के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम, जिससे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, वो उन क्षेत्रों के अध्येता हैं और उन विचारों को लेकर काम करने वाले लोग हैं। मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। अदम गोंडवी मेरे मित्रों में से थे और अक्सर कार्यक्रमों में मुलाकातें होती थी। उनको मैं हर साल बुलाया करता था एक कार्यक्रम में, और कई बार हम लोग साथ साथ रहे। उन्हीं की प्रेरणा से, जिन लोगों से की प्रेरणा से गजल की दुनिया में मैं आया था, उनमें दुष्यंत और शमशेर और त्रिलोचन वगैरह तो थे ही,
अदम गोंडवी की विशेष भूमिका थी। अदम गोंडवी के बारे में जैसा कि अभी कहा गया कि वह बिल्कुल ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए, बिल्कुल उसी की भाषा में, उसी की बोली बानी में, उसी के दुख दर्द का बयान कर रहे थे। हमारा जो तंत्र लगातार गरीबों, वंचितों, किसानों के विरोध में काम करता रहा, उस तंत्र को वो लगातार चुनौती देते रहे और उसे तार तार करते रहे। अदम गोंडवी गोंडा के एक गांव आटा परसपुर के रहने वाले थे। उस गांव में भी उन्हीं के साथ एक बार मेरा जाना हुआ था, बहुत पहले, 90 के आसपास। अदम जी ने साहित्य की बहुत सारी मूलभूत चीजों को, जो जो परिपाटी चली आ रही थी, उसको बदल दिया था। बहुत सारे नए मानदंड बनाए उन्होंने और बहुत सारी परिभाषाएं दी। जैसे उन्होंने जब कहा कि अदबगर जिंदगी के दायरे से दूर होता है तो वह तहजीब के सीने में एक नासूर होता है। रवायत आहनी जंजीर बन जाती है पांव की, बगावत के लिए इंसान फिर मजबूर होता है। तो अदब एक तो साहित्य जीवन से अगर दूर है, दूसरी दुनिया की बातें कर रहा है, तो वह उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो एक तो साहित्य को जिंदगी से अनिवार्य रूप से जुड़ा होना चाहिए। जो हमारा विस्तृत जीवन है, जो जीवन जगत है, जो समाज है, जो राजनीति है, जो अन्य सारी चीजें हैं जो हमको लगातार प्रभावित करती हैं, जो हमारे जीवन में दखल देती हैं, साहित्य को उसका अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात कि जो रचनाकार इन 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 बहुत सारी चीजों को जानते हुए साहित्य को ख्याली दुनिया में ले जा रहे थे और ख्याली दुनिया की बातें अपनी कविताओं में कर रहे थे, उन लोगों को भी उन्होंने अदम जी ने ललकारा और उन्होंने ये कहा कि ये फोन चला रहा है, या बोलते रहिए। उन्होंने जी अदम जी ने लोगों को प्रेरित किया कि विषय क्या होने चाहिए। कविता की अंतर्वस्तु को उन्होंने बदलने की बात की। उन्होंने ये कहा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। तो अब ये बड़ी बात हो रही थी। जिस तरह से नुक्कड़ नाटकों ने जो काम किया था, कि जो मेहनत कश अवाम है वह थिएटर में नहीं जा सकती, वह नाटक देखने रंगमंच तक नहीं जा सकती है, तो नाटक को जनता के पास ले जाना चाहिए। तो नुक्कड़ नाटकों ने यही काम किया था। अदम का यह आह्वान बिल्कुल उसी तरह का था जो सफदर हाशमी वगैरह ने एक जमाने में काम किया था, कि भूख के एहसास को शेरो सुकन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। ये बड़ा आह्वान था, साहित्यकारों के लिए आह्वान था, रचनाकारों के लिए, गजलकारों के लिए। गजल अब हुस्न और इश्क की गुफ्तगू नहीं रही। अदम के पहले भी ये काम हो रहा था। अदम ने इसको बिल्कुल जीवन की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। दूसरे, उन्होंने अपनी तमाम सारी गजलों में इस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, व्यवस्था पर और पारंपरिक व्यवस्था पर भी। तमाम पारंपरिक मान्यताओं को भी उन्होंने प्रश्नांकित किया। जैसे अदम जब ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साहित्य के हाशिए पर भी कहीं नहीं है, जिनकी कहीं चर्चा ही नहीं होती है, जिनका दुख दर्द कभी साहित्य में नहीं बयान होता है, ऐसे लोगों का पक्ष लेते हुए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हुए उन्होंने अपनी गजलें कही। जैसे उन्होंने जब कहा कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। गर्म रोटी की महक पागल बना देती हमें,
पारलौकिक ब्रह्म का एहसास लेकर क्या करें। तो जो आदमी मेहनत करता है, जो भरपेट भोजन नहीं पाता है, जिसे जिसे रोटी की गंध, चावल की गंध, भोजन की गंध व्याकुल कर देती है, उसी में उसको परम सुख मिलता है। वह ब्रह्म का एहसास लेकर या इस दुनिया से बाहर की चीजों को लेकर क्या करेगा। पहले तो जब पेट भरा होना चाहिए, पेट भरा होगा तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ किया जा सकता, तभी कुछ चिंतन भी हो सकता है। तो अदम ने जो एक बहुत बड़ा तबका जीवन से बाहर था, साहित्य जगत, साहित्य की दुनिया का विषय नहीं बन रहा था, उसकी तरफ जोड़ा। कविता में कबीराना अंदाज में अदम गोंडवी बात कर रहे थे। मैं अक्सर कहता हूं कि दुष्यंत कुमार ने जो काम किया और जिस तरह से राजनीति को केंद्र में रखकर शहर की जिंदगी को जिस तरह से उन्होंने अपने साहित्य में प्रस्तुत किया, आदम ने गांव की जिंदगी को प्रस्तुत किया। और वो जो गांव की हकीकत है, जब वो चमारों की गली लिख रहे थे एक सच्ची घटना पर, आदम गोंडवी का नाम रामनाथ सिंह था। कुछ लोग जो उनका वास्तविक नाम नहीं जानते हैं, वो उनको मुसलमान समझ करके विरोध करते रहे। मेरे एक बड़े आदरणीय व्यक्ति थे और मैंने जब उनको समझाया तब वो उनकी उनकी समझ में बात आई। तो उनकी गजलों का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वो जब हिंदुओं पर प्रहार कर रहे थे तो मुसलमान है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन आदम गोंडवी क्षत्रिय थे और उस सब के बावजूद गांव के सवर्णों के निशाने पर थे वो। जब चमारों की गली उन्होंने लिखी थी एक सच्ची घटना पर, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। और उसके बाद जो वर्णन करते हैं एक सच्ची घटना का, किस तरह से एक दलित समाज की लड़की के साथ अत्याचार होता है और उस पुलिस जो है वह अपराधियों के बजाय उसी के भाई, पिता, उसी के लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उसी को बांध कर ले जाती है, मारती पीटती है। तो आदम गोंडवी ने इस सच्ची घटना को जब साहित्य के माध्यम से उठाया तो पुलिस आदम के ही पीछे पड़ गई थी। ये है हमारी व्यवस्था। और उसके बावजूद आदम ने फिर वही सब लिखा जो लिख सकते थे। और इन स्थितियों ने उनको कहीं से डिगाया, हिलाया या तोड़ा नहीं, बल्कि उनकी कविता में और धार आई और पैनापन आया। तो आदम ने अपनी तमाम मतलब व्यवस्था से वो लगातार मुठभेड़ कर रहे थे। अपने समय से तो मुठभेड़ कर ही रहे थे वो। जब वो कह रहे थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में, ये बड़ा सवाल था। आजादी के बाद एक बड़ा सपना जनता ने, देश के उन लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, उन लोगों ने महास्वप्न देखा था, लेकिन वह महास्वप्न साकार नहीं हुआ। और आदम गोंडवी उस सपने को सच करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। वो कैसे होगा, ये उनकी चिंता का विषय था। जो बच्चा भूख से माँ के आंचल से लिपटकर माँ के दुलारने पुचकारने पर भूखा सो जाता है, उस बच्चे की पीड़ा को वो समझ रहे थे और कह रहे थे कि हो सकता है कि ऐसे बच्चे की चेतना भविष्य में बागी बने, वो बगावत करे। तो इस तरह की बहुत सारी जो व्यवस्था का जो पूरा का तंत्र है, उसके जो कल पुर्जे हैं, जो बने हुए लोग हैं, उन सारे लोगों की कमियों को वो देख रहे थे और उन पर, उन्हीं के सामने, उन्हीं की सभाओं में बहुत निर्भीक होकर वो प्रहार करते थे, कविता पाठ करते थे। आदम की कविता हमें कहीं से सहलाती नहीं है, हमारा मनोरंजन नहीं करती है। आदम अपने समाज का जो जीवंत यथार्थ है, जो ज्वलंत यथार्थ है, उस यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो पूरा का पूरी व्यवस्था, पूरी राजनीति, मतलब वो जो नेता हैं, वो काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो विधायकों के सामने वह उनकी असलियत का बयान करते थे। इस तरह का साहस था आदम का, ये आदम ही कर सकते थे। बहुत सारे लोग आज जब तमाम नेताओं के आसपास कीर्तन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में आदम जैसे लोगों का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना अनूप जी। जिस तरीके के जिस तेज धार वाले अदम गोंडवी थे, शायद उसी धारा में उसके पहले उनके भिखारी ठाकुर हो जाए अपना हुआ करते थे। वो अनपढ़ आदमी, लिख नहीं पढ़ता था, लेकिन उसने समाज के अंदर घुस करके अपने नाच के माध्यम से, नचनिया उनको कहा जाता था, अपने नाच के माध्यम से और अपने गानों के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से वो जिस तरीके से आम आदमी के जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और उसमें व्यापक परिवर्तन किया, और खास करके भोजपुरी माटी के लिए तो उनका अभूतपूर्व योगदान है। हमको याद करने के लिए आमंत्रित करेंगे धूमकेतु जी को, जयप्रकाश धूमकेतु। अनम्यूट कर लीजिए जी, फिर अनम्यूट हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, बोलिए। भाई आनंद तिवारी जी, बहुजन संवाद में एक यह संयोग है कि आपने एक सतनामी को जोड़ा, गुरु घासीदास को, फिर आपने जोड़ा एक खांटी किसान को जो गांव में हल जोतता है, किसानों के संघर्षों में उतरता है, जेल जाता है और गजलें कहता है और चमारों की गली तक लेके जाता है, अदम गोंडवी। और फिर आपने भिखारी ठाकुर को जोड़ा। तीनों के अलग अलग व्यक्तित्व, उनके द्वारा समाज को दिए गए अलग अलग तोहफे, अद्भुत संयोग है। भिखारी ठाकुर लोक कलाकार थे। लोक साहित्य को भिखारी ठाकुर का ऋणी होना चाहिए कि जो सारंग की सड़कों पर बैठ करके पिढ़ई और छुड़े के साथ बैठ करके लोगों का बाल बनाता है, और बनाते बनाते पूरे नाट्य जगत में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई विधा को जन्म देता है, जिसको विदेशिया कहते हैं। जिस तरीके से नुक्कड़ नाटक के जनक ब्रेख्त को माना जाता है, वैसे ही विदेशिया शैली में नाट्य कला में एक नई विधा की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व का नाम भिखारी ठाकुर है, जो कहां पैदा होता है? बिहार के सारण जिले में, वह भी शहर में नहीं, कुतुबपुर दियारा गांव में। और जिंदगी के अनुभव को निचोड़ करके विदेशिया शैली का विकास करता है, विस्तार करता है। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो छपरा कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा है, और राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का हीरा कहा है। और तिवारी जी आश्चर्य करेंगे कि जो उनकी मंडली थी, जो नाच मंडली थी, उस मंडली में राम कुंवर शर्मा और मुन्नी शर्मा, ये दोनों कलाकार मऊ की धरती के थे। ये जात के लोहार थे, और मऊ के बगल का सटा हुआ गांव है चक्रांदी, उसमें उनकी पैदाइश हुई। और अभी कुछ वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हुई है।
ये थे भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर नाटककार थे, भिखारी ठाकुर गीतकार थे, भिखारी ठाकुर लोक कलाकार थे। और जो भिखारी ठाकुर ने विदेशिया शैली का निर्माण किया, सृजन किया, नाटकों में गीतात्मक शैली में प्रस्तुति, जितने भी संवाद इनके नाटकों में होते थे गीत के माध्यम से होते थे। जो सवाल जवाब कलाकार आपस में करते थे वह गीत के माध्यम से। और गीत कैसा था? खांटी भोजपुरी के गीत थे। और ताजुब करेंगे कि उस दौर में जब भिखारी ठाकुर लिख रहे थे, भारत कृषि प्रधान देश था और कलकत्ता और बंबई दो ही औद्योगिक केंद्र थे। जिस औद्योगिक केंद्र में लोग कमाने जाते थे, विदेश कमाने जाते थे। कलकत्ता में जूट मिलों का केंद्र था तो बंबई में सूती मिलों का केंद्र था। और यदि कमाने गया कलकत्ता तो कब लौटेगा उसको पता नहीं है। और उसके घर में, गांव में उसकी अकेली पत्नी है। उस पत्नी की पीड़ा का एहसास कीजिए। वह गीतों के माध्यम से वह कहती है कि पूर्व ही देशवा में बसे बंगलिनिया कि जदुआ चलाई हरी लेने रे बटोहिया। माने कलकत्ता में बंगालिने रहती हैं जो हमारे पिया को, पति को, बलमा को भेड़ बना के रख लेती हैं, सुग्गा बना के रख लेती हैं। और फिर भिखारी ठाकुर लिखते हैं कि रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी भल पैसवा बैरी न। रेलिया न बैरी पैसवा न बैरी भल, रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी भल पैसवा बैरी न। वह पीड़ा। और ताजुब करेंगे, हम तो बचपन में सुने हैं कि कलकत्ता और बंबई कमाने वाले जो लोग जाते थे चिट्ठियों से ही गांव में बच्चा पैदा हो जाता था। 4 साल 5 साल आए नहीं, गांव की स्थिति, गांव के लोग, जिन घरों में कोई पुरुष नहीं है उनकी नारियों पर उनकी निगाहें, समाज की तमाम विकृतियां। तो अंत में यदि उसको बच्चा पैदा हो गया तो कहा जाता है कि वो चिट्ठी कलकत्ता से आई थी या चिट्ठी बंबई से आई थी। माने चिट्ठियों से ही गांव में उन विदेशियों के, परदेशियों के औरतों के कोख से बच्चे जन्म ले लेते हैं। एक नाटक भी मैंने देखा है पटना के मैदान में, गांधी मैदान में। भिखारी ठाकुर का एक नाटक है, गबर घिचोर नाटक का नाम है। इसकी प्रस्तुति हमने पटना में देखा था। छपरा के कलाकार थे
वो उसका पति गया हुआ है कलकत्ता कमाने, 5-6 वर्ष से उसका अता पता नहीं है। उधर गांव में उसकी पत्नी व्याकुल है, तो एक बटोहिया को भेजती है कि जाओ जरा कलकत्ता देखो मेरा पति कहाँ है। और वो बटोहिया कलकत्ता जाता है, पता करता है, ढूंढता है, तो पता चला कि उसने एक बंगाली औरत से शादी कर लिया है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, उसने कलकत्ता में मकान भी बना लिया है और गांव की पत्नी को भूल चुका है, गांव को भूल चुका है। बटोहिया बड़ी सिफारिश करने के बाद उसे कहता है कि अरे भाई एक बार चल के उसके आंसू तो पोंछ दो, उसके हाल चाल तो ले लो। तो वह आता है कलकत्ता से गांव में बंगाली पत्नी और उनके बच्चों के साथ, और गांव में गबर घिचोर 10-12 साल की उम्र का हो गया है। गबर घिचोर को लेकर के दोनों पत्नियों में झगड़ा होता है और पति पत्नी में भी झगड़ा होता है। गबर घिचोर की बाहें पकड़ करके दोनों तरफ खींची जाती हैं। उस नाजायज पैदा हुई औलाद के दर्द को भी भिखारी ठाकुर करीने से उभारते हैं। कलकत्ता और बंबई विदेश कमाने गए पति और गांव में बिलखती पत्नी के दर्द को भी उभारते। इतना ही नहीं, छोटी छोटी 10-12 किताबें लिखा, बुकलेट टाइप, और उन किताबों में विदेशिया के साथ साथ बेटी बेचवा, एक नाटक का नाम है, भाई विरोध, कलयुग, प्रेम, राधे श्याम बहार, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, गबर घिचोर और विरह बहार, ये किताबों के नाम है। पतली पतली छोटी छोटी किताबों के माध्यम से नाटक लिखा, भोजपुरी में गीत लिखे और गीत का इस्तेमाल नाटक में किया। जैसे हमने आपसे बताया कि गबर घिचोर के नाटक में जो बातों का आदान प्रदान होता है, संवाद होता है, वह गीत के माध्यम से होता है। यानी पूरे के पूरे नाटक में गीत शैली में नाटकों की प्रस्तुति होती है। और आश्चर्य करेंगे गारी जी कि बिहार में जिस गांव में विदेशिया नाटक होता था, या नाच भी वहां कहते थे, विदेशिया नाच आइल बा गांव में, चले के देखे, तो ताजुब करेंगे कि पूरा का पूरा गांव टूट कर देखने जाता था। उसमें महिलाएं सबसे अधिक थी, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उनके नाटकों में, गीतों में महिलाओं के भीतर की पीड़ा का बखान था। और एक गांव में जहां विदेशिया का मंचन हुआ, उसके हफ्ते 10 दिन 12 दिन के भीतर उस गांव से 2-4 लड़कियां भाग गई और भाग कर किसी के साथ चली गई। उस दौर में जब तक भिखारी ठाकुर जिंदा थे, तब तक उनके इलाके में
घर के लोग जब जानते थे कि विदेशिया हमारे गांव में होना है, तो अपने घर की जवान बेटियों को सहेज कर दबा कर घर में रखते थे कि तुमको नहीं जाना है। और उतावलापन इतना था कि पुरुषों से ज्यादा उत्साह महिलाओं के भीतर था विदेशिया नाच देखने के लिए। अद्भुत कला का पारखी वह सारण जिले का कलाकार जी आज पूरे विश्व में विदेशिया शैली पर रिसर्च हो रहा है। नाटक में विदेशिया शैली पर शोध किए जा रहे हैं। और एक बड़ा शोध काम किया संजीव ने, कथाकार संजीव, जी और एक उपन्यास भिखारी ठाकुर पर लिखा, अरे सूत्रधार। जी ये उपन्यास में पूरे के पूरे भिखारी ठाकुर शुरू से अंत तक फैले हुए हैं। जी और जब किताब छपी तो संजीव उस उपन्यास को लेकर रात में मेरे घर में ठहरे हुए थे। जी जी और उन्होंने कहा कि उपन्यास की पहली प्रति मैं जी। भिखारी ठाकुर के घर में भेंट करना चाहता हूं। जी और यहीं से सुबह मैंने छपरा की ट्रेन में बैठाया और संजीव जाकर के कुतुबपुर उनके गांव में सूत्रधार की पहली प्रति भिखारी ठाकुर के परिवार को समर्पित किया। बहुत बहुत तो एक बड़ी पर्सनालिटी, एक बड़ा व्यक्तित्व जी धूमकेतु जो एक सड़क के किनारे बैठ करके हजामत बनाता है, अनपढ़ आदमी है, जी तो यह लोक का कलाकार जो होता है ना, जी उसके भीतर से जो आवाज आती है, जो वह बोलता है, वह अपने समय की सच्चाई को बोलता है। जी जी वह स्त्री की पीड़ा को बोलता है। बहुत देर से स्त्री विमर्श और दलित विमर्श पर बहस आजकल चल रही है, लेकिन भिखारी ठाकुर के गीतों में, नाटकों में आप देखेंगे कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श पर उतना बड़ा काम उस दौर में किसी ने नहीं किया था। जी धूमकेतु तो आपने अद्भुत चुनाव किया सतनामी गुरु घासीदास को, और आपने चुनाव किया खांटी किसान आंदोलन में कई बार अदम गोंडवी जेल में गए। जी और अदम गोंडवी जब इधर से गुजरते थे बनारस या जौनपुर, जी सर भाई अभी वशिष्ठ अनूप चर्चा कर रहे थे, तो एक पड़ाव मेरा घर होता था। जी धूमकेतु जी बहुत बहुत एक रात वह रुकते थे मेरे घर। इसमें और जिस तरीके से बाबा नागार्जुन जी हिंदुस्तान के किसी भी साहित्यकार के घर में झोला टांगे घुस जाते थे और किचन में जाकर के सब्जी काटने लगते थे, वही हालत अदम गोंडवी की थी कि दिल्ली के या हैदराबाद के या किसी भी शहर में किसी भी महत्वपूर्ण साहित्यकार के घर पर झोले में एक गमछा और लुंगी, 2-3 बंडल बीड़ी, 2-3 दिया सलाई और कंधे पर गमछा। ये और उसी तरीके से जी सबसे सस्ता मार्किन का कुर्ता, सबसे सस्ती धोती, सबसे सस्ता गमछा, यानी जो बाबा नागार्जुन की शैली थी पहनने ओढ़ने की, ठीक उसी शैली को भिखारी ठाकुर ने जी अख्तियार किया। इस पर ठीक। फिर विस्तार से हम कहीं चर्चा करेंगे। अब हमारे बीच भिखारी अपना बिहारी ठाकुर को याद करते हुए इतनी लंबी दाढ़ी इसलिए बढ़ाए हैं कि भिखारी ठाकुर आए और इनको भी उपकृत करें। बाबू राम सुधार सिंह हमारे पास 7 मिनट बचा हुआ है। आप जी 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 सादर प्रणाम धूमकेतु जी, सादर प्रणाम कर रहा हूँ।
धूमकेतु जी सादर प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम। सचमुच मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अवसर दिया। बहुत दिनों के बाद जयप्रकाश धूमकेतु जी को सुना, देखा, और इस महत्वपूर्ण विषय जैसा आपने संकेत किया कि आज चाहे जयंती के अवसर पर, चाहे पुण्यतिथि के अवसर पर, चाहे जिस बहाने हम ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं, तीनों लोगों को जिन्होंने ये बताया कि आज की कविता जिनके लिए लिखी जा रही है उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इसका उत्तर इन तीनों लोगों के पास है। तीनों लोग का क्या वैशिष्ट्य होगा कविता के भीतर कि कविता जिसके लिए लिखी जा रही है उस तक पहुंचे, चाहे वो अदम गोंडवी हो। और मुझे तो सब बड़ा सुखद लगा कि धूमकेतु जी के घर रुकते थे, वशिष्ठ अनूप जी के वो मित्र थे। मैंने तो केवल उनकी कविताओं को पढ़ा है, एक दो मंचों पर उनको सुना भी है। कविता कैसे सहज रूप से, कविता सहजता केवल नारा नहीं होती है, कविता किस संवेदना को किस सहज ढंग से रखती है। जिस चमारों की गली कविता की बात उद्धृत वशिष्ठ अनूप जी कर रहे थे, उस कविता को पढ़ करके रोमांच हो जाता है। क्या साहस है उस व्यक्ति के पास, उस कवि के पास, जो कि बिल्कुल सत्य घटना को उठा करके बिना किसी को परवाह किए हुए रख देता है। और घासीराम जी और पूरे छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, वह जो भूमि है, कबीर के पूरी परंपरा को लेकर के छत्तीसगढ़ में धर्मदास ने गुरुपैया लागव नाम लखा दी जोरे, और फिर उसी परंपरा में 18वीं शताब्दी में घासीदास होते हैं। जीवन के आज हमारे पास सब कुछ है, सारे सुविधा के साधन हैं, सारे भौतिक संसाधन मौजूद हैं। प्रसाद जी ने लिखा न है पास भरा सब कुछ, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन व्यक्ति बेचैन है। इसका सूत्र देते हैं कबीर देते हैं, इसका सूत्र देते हैं घासीराम जैसे संत देते हैं। कबीर ने लिखा है ना कि राम नाम सतसार है। सतसार तो वह सत्य जो है वह एक है। उस सतनामी की बात, अपने 5 जो संदेशों की बात गुरु घासीदास करते हैं, यह आमजन की बात है, जहां कोई जाति नहीं है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सभी बराबर हैं। तो यह ऐसा संयोग आज है। और भिखारी ठाकुर को नमन करते हुए बहुत विस्तार के साथ धूमकेतु जी कह रहे थे। मुझे उसके बाद, उस वक्तव्य के बाद कुछ भी नहीं कहना है। और सचमुच मेरे लिए बड़ा सुखद रहा कि मैं खूब विस्तार के साथ आप लोगों को सुना। मैं केवल केदारनाथ सिंह मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, भिखारी ठाकुर पर उनकी लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, और शायद हम भिखारी ठाकुर को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विषय कुछ और था, शहर कोई और, विषय कुछ और था, शहर कोई और, पर मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, और वहां सब हैरान थे यह जानकर कि वे पीते नहीं थे, वे क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे और खेलते थे मंच पर वे सारा खेल, जिन्हें हवा खेलती है पानी से, या जीवन खेलता है पानी से, या जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। हवा जैसे पानी से खेलती है, जीवन जैसे मृत्यु से खेलता है, भिखारी ठाकुर उसी सहजता के साथ मंच पर खेलते थे। कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई भाषा का नंबर नहीं, कोई बिंब प्रतीक की कोई जरूरत नहीं है। भोजपुरी भाषा को, एक बोली को, आज भोजपुरी को लेकर के बड़े आंदोलन चल रहे हैं देश में 8वीं अनुसूची में, लेकिन अगर उसे समृद्ध कैसे किया जाए, ये भिखारी ठाकुर देते हैं। एक बोली जाने वाली भाषा को जिस तरह से वो साहित्यिक स्वरूप प्रदान करते हैं, यह भिखारी ठाकुर हैं। बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अनपढ़ कबीर के भांति, चूंकि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति, कविता की मैं सबसे बड़ी ताकत समझता हूं, संवेदना की गहराई हो और मानवीयता की पृष्ठभूमि हो, मानवीय भावों की अभिव्यक्ति जो कर सके। तो उस मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, जिन चीजों की आप विदेशिया की, बटोहिया की बात, वह स्वतंत्रता आंदोलन का वह समय जिसमें बटोहिया को लेकर के बहुत सारे गीत लिखे गए, और जो भिखारी ठाकुर का बटोहिया है वो तो अद्भुत है। एक पात्र ऐसा बन जाता है हमेशा का हमेशा, और वो आवेला आषाढ़ मास, कैसे वह जो नायिका है वो उस बटोहिया के माध्यम से संदेश भेजती है, और 12 मासा जो जायसी आदि मध्यकालीन कवियों का विषय रहा है, उसको भिखारी ठाकुर उठाते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व रहा है।
आवेला आषाढ़ मास लागेला अधिक आस, बरखा में पिया धरे रहते बटुहिया, पिया ऐतन दुनिया में राख लेतिन दुनिया में, अखड़ेला अधिक सवनवा बलमुआ। जो आमजन की भाषा है उसको भिखारी ठाकुर उठाते हैं अपने नाटकों से, और उनके विदेशिया नाटक को तो संजय उपाध्याय ने 1000 से अधिक मंचन किया है पूरे देश के अंदर, छा गए विदेशिया को। और एक बड़ी गोपनीय बात धूमकेतु जी ने कहा है कि जिस गांव में विदेशिया होता था लड़कियां भाग जाती थी। ये अपने गांव की बात कर रहे थे कि और किसी गांव की बात कर रहे थे, लेकिन ये अद्भुत जादू था उस नाटक के भीतर, उस जादू के भीतर एक नाटक था, उस जादू के भीतर। तो भोजपुरी को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व, और मैंने जैसा शुरू से कहा कि मैं तो केवल एक श्रोता के रूप में आपके बीच में उपस्थित रहा, मैं किसी तीनों इन महापुरुषों के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, केवल कह रहा हूं, केवल एक उत्तर है, कविता आज भी कैसे लोगों के पास पहुंचाई जाए। बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, बड़े बड़े कविता संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, पढ़ कौन रहा है? सवाल ये है जो लिखा जा रहा है कहां तक पहुंच रहा है। कविता को आम जन तक पहुंचाया दुष्यंत कुमार ने, और उसके बाद अदम गोंडवी ने पहुंचाया। अदम गोंडवी के गीतों को पढ़ करके लगता है कि हाँ ये कविता ये है जी। तो उस आनंद तिवारी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। तो हम हमारा 6 बजे से दूसरा कार्यक्रम होने वाला है, तो आप सारे साथी आए और हमें कृतार्थ के भोजन संवाद के, और इस तरीके से हमने आज अपने बीच के हम लोग संजीव जी के प्रति जो जुड़े थे छत्तीसगढ़ से, उनके प्रति भी आभार व्यक्त